हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी ना घटना चक्र बीपीएससी का पीवाईक्यू जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे, जैसे कि हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब ना पॉलिटी का स्टार्ट हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटी में 100 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में मैं बताई थी। आज उसके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो 101 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 25 वर्ष से कम नहीं चलेगा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो वो हो जाएगा 25 वर्ष यानी कि 25 ईयर्स। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो क्या प्राप्त ना हो सके? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो है ना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि को जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो इसका हो जाएगा 2026 तक। क्या हो जाएगा? 2026 तक। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 के 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है, जबकि राज्यों में सिक्किम की। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 330। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 1 के ख के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 के 1 के ख में असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासित जिलों को अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा में उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ष में 2 बार।
अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों में लोकसभा सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे हैं? तो वो हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1952 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? तो वो हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त में से किसी के पास भी नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89 के 1 व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो वो हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्फी दुरई के पश्चात से रिक्त है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना का अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या हुआ? दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल और प्रश्न उत्तर का सत्र। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा नीति या क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है? यह हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए।
एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर हम दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। तो ये हो जाएगा केवल 4। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो वो हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है तो वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं तो कौन है? MN वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकटचलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो वो है भारतीय संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 और 2008 में 30 तथा 2019 में 33 कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वो हो जाएगा संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा है तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर वैसे डी होगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएगा राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो इसका राइट आंसर केवल 4 होगा। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है
राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175 को 2 के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो वो हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो वो हो जाएगा केवल 4 यानी कि बिहार में। अनुच्छेद 168 के 1 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष को। किस उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? तो वो हो जाएगा CD, गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा के लिए है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? तो वो हो जाएगा सत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता? ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार और अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो वो हो जाएगा शिक्षा। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा को मजबूती प्रदान के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 280।
केंद्र राज्यों के मध्य कर स्वामित्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो वो है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।